नमस्कार। साहित्यिकी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में आज हमारी चर्चा का विषय है हिमालय का भाषाई संसार, और इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भाषाविद कमला पंत जी और साहित्यकार बीना बेंजवाल जी। कमला पंत जी और बीना बेंजवाल जी, आप दोनों का दूरदर्शन स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और बातचीत की शुरुआत कमला पंत जी मैं आपसे करता हूं, और आपसे पहला सवाल तो मेरा यही होगा कि हिमालय की जो लोक भाषाएं हैं उनकी जो वर्तमान स्थिति है वो क्या है? भाई मुकेश, सवाल जितना गंभीर है उसका जवाब देने के लिए हालांकि बहुत लंबा एक स्पान हमें पार करना पड़ेगा। भाषा जिसको हम बोलते हैं ना, अभी तुम लोक भाषाओं की बात कर रहे हो, भाषा तो है ही लोक की, और भाषा का जन्म ही मनुष्य के साथ होता है, क्योंकि बच्चा पहले आके रोता है, क्या है वो? भाषा ही तो है। क्या बात है, अभिव्यक्ति का तरीका है। और तुमने टॉपिक दिया है हिमालय का भाषाई संसार। हिमालय जितना रहस्यमय है ना, मानव का मन भी उतना ही रहस्यमय है। और इत्तेफाक भी कैसा है, अगर हम अपना पुराना इतिहास देखें तो मनुष्य का जन्म हिमालय के इसी क्रोड़ में सबसे पहले हुआ है। हमारे हिसाब से, हमारी माइथोलॉजी के हिसाब से सबसे पहले वहीं हुआ है। क्योंकि जब जल प्रलय हो गया उसके बाद एक आदमी हिमालय की गुफाओं में तो मिला, मनु, और वहीं से मानव की सृष्टि बढ़ी, वहीं से मानव का भाषाई संसार डेवलप हुआ। अब हिमालय की जो इस वक्त सीमा हम सब देख पा रहे हैं, जो कर पा रहे हैं, या जितना मेरी जानकारी में है, वो है नेपाल से लेकर भूटान तक। अब सबसे पहले हमने नेपाल को क्यों लिया? क्योंकि माउंट एवरेस्ट जो सबसे पहले ऊंची चोटी है वो नेपाल के सबसे नज़दीक है, और नेपाल सबसे पूर्वी हिस्सा है। ठीक है, जहाँ से ये हमारी लोक भाषाओं का, मतलब हमारे भारत की लोक भाषाओं का उद्गम होता है। तो नेपाल की जो भाषा है नेपाली, वो तो राजभाषा है। और भारत सरकार ने भी उसको 1962 में 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया है जी। तो जो भी बोली जब शासन की भाषा हो जाती है या साहित्य सृजन में काफ़ी उत्कृष्ट स्थान पा लेती है, वो भाषा हो जाती है। तो नेपाल में जो खसकुरा कहलाती थी वो तो राजा की भाषा थी, आ गई है। उसकी स्थिति अभी भी बहुत अच्छी है, हालांकि उसकी लिपि भी देवनागरी है। लोग कहते हैं कि देवनागरी लिपि में कितना लिखा जाए, उसकी लिपि भी देवनागरी है। फिर हम आते हैं पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, तो फिर मध्य पहाड़ी स्थान जो आता है वो हमारा कुमाऊं और गढ़वाल का है। लेकिन कुमाऊं गढ़वाल में जो वो हैं, जो उसकी भौगोलिक स्थिति है, उसमें है क्या, कितनी पॉकेट्स हैं अलग अलग, और हर पॉकेट की अपनी अपनी बोली है जी। अब वो लोग कहते हैं कि यहाँ भाषा माने भाखा, कहा हुआ, तो वो इसको बोली या भाषा का नाम तो हम लोगों ने बुद्धि राजनीतिक तरह से या प्रशासनिक तरीके से दे दिया। कुछ भी हमने कहा वो भाषा ही है जी। तो इसमें भी हमारे जो आती है पर्वतीय बोली कुमाऊं में भी, अब वो 10 पॉकेट्स ऐसे हैं जो अलग अलग बोलियों के आते हैं। उनमें से केवल एक दो बोलियां ऐसी हैं, एक दो कुमाऊनी ऐसी हैं जो एग्जिस्ट कर रही, जिसमें खासकर खसपरिया है। खसपरिया इसलिए है कि वो चंद राजाओं की राजभाषा रही है 13वीं शताब्दी में। सोचो 13वीं शताब्दी में, और हम अब कहाँ हैं? 22वीं में आ रहे हैं। तो इसलिए खसपरिया अभी थोड़ी बहुत जिंदा है, और जितना भी कुमाऊं का लेखन हो रहा वो मोस्टली लोग खसपरिया में ही लिख रहे हैं। बाकी जो और बोलियां वहाँ पर हैं, जो खासकर कुमाऊं जिसके नाम से था चंपावत में, तो वो कुमैया में तो बहुत कम लिखा जा रहा है, ओरिजिनल कुमैया। और उसके बाद जो चौगरखिया, धनपुरिया है, सिरियाली है, सोराली है, तो हमारी उसमें बहुत कम लेखन हो रहा। तो नेचुरली क्या है कि थोड़ी बहुत एग्जिस्टेंस किसका बना रहेगा?
खस परिचय का, खास पड़ जाएगा धीरे धीरे पाखी विलुप्त होने की कगार पर है। जी। फिर हम आते हैं हिमालय के और पश्चिम की ओर, तो हमारा गढ़वाल आता है। गढ़वाल में भी लोग कहते हैं कि पौड़ी की बोली जो मानक है, तो बाकी इतना गढ़वाल में भी बहुत लिखा जा रहा है, लेकिन बोलियों की स्थिति अब भी बहुत अच्छी नहीं है। नहीं है जी। फिर हम और पश्चिम की ओर जाते हैं, तो जौनसार, फिर कुल्लू, कांगड़ा, कश्मीर तक ये पूरा हिमालय जाता है। तो कश्मीरियों की तो अपना है, उनकी बोली भी एग्जिस्ट करती है। जौनसारी भी काफ़ी सीमा तक एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये बीच की बदाणी, बघाती, ये जो क्यों थाली, सिरमौरी, ये इन बोलियों का अस्तित्व धीरे धीरे मिटता जा रहा है। बहुत बड़ा संकट है ये। और इस वक्त जो है, मैं समझती हूँ कि हमारे जो जिस हिमालय क्षेत्र को कहते हो, असल मेरा जो डीफिल है वो है ही लिंग्विस्टिक एनालिसिस एंड कंपैरेटिव ग्रामर ऑफ हिल डायलेक्ट्स फ्रॉम नेपाल टू भूटान। तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से भी इतना परिवर्तन हो गया है कि आज हम दावे के साथ नहीं कह सकते कि किसके फोनीम्स और मॉर्फीम्स एग्जिस्ट करेंगे और किसके नहीं करेंगे। बहुत बहुत बड़ी बात है जी। कमलापन जी, आपने बहुत संक्षेप माने बहुत छोटी टिप्पणी में एक बहुत बड़ा स्पान आपने कवर किया, और नेपाल से लेकर और कश्मीर तक का ये जो पूरा परिदृश्य है, लेकिन इसमें कुछ डराने और चौंकाने वाले जो तथ्य आपने व्यक्त किए वो ये कि कुछ भाषाएं तो हैं जो एग्जिस्ट कर रही हैं, पर उसके बरक्स दूसरी भाषाएं धीरे धीरे हमारे बीच से विलुप्त हो रही हैं। बीना बेंजवाल जी, कमलापन जी ने जहाँ पर बात को छोड़ा, मैं वहीं से आप आगे जोड़ते हुए आपके पास आ रहा हूँ कि ये जो हिमालयी क्षेत्र में ये भाषाओं की विलुप्ति का संकट है, ये किस वजह से है, क्या कारण आप देखती हैं? नौटियाल जी, जैसे कमला दी ने बताया कि जो हिमालयी क्षेत्र है वो भाषाओं की दृष्टि से भी बहुत वैविध्य लिए हुए है। तो विश्व की जो भाषाएं उसमें से 331 के करीब भाषाओं को हिमालय अपने में समेटे हुए है। उसमें से जब हम कुमाऊनी और गढ़वाली की बात करते हैं तो ये माना जाता है कि 30 लाख से ज़्यादा लोग इन भाषाओं को बोल रहे हैं जी। लेकिन जब हम गढ़वाली की बात करते हैं तो ये जो भाषा है, हम इस भाषा पे किस तरह का संकट है जिसकी ओर संकेत कमलापन जी ने किया, तो मुझे लगता है कि जो दूर दराज के गांव के क्षेत्र हैं, सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं, जहां अभी शहर की हवा उस तरह से नहीं पहुंची है, तो वहां तो ये जो भाषा है अपने रूप में सुरक्षित है। मुझे याद आता है कि बचपन में गांव में रहते थे, कोई बाहर से आता था, अगर वो हिंदी में बात कर रहा है तो हम वो चाहे कहते देसी फूकड़ो, मतलब वहाँ भाषाओं की स्थिति ये थी, वो बोली अपने रूप में है। लेकिन पलायन की वजह से, मतलब रोजगार की तलाश में जब लोग शहरों की ओर आने शुरू हुए, उससे उसका संकट वहाँ से शुरू हो गया, क्योंकि भाषा संस्कृति का भी एक अंग है। तो एक तो यह स्थिति आ गई कि भाई पलायन हुआ, रोजगार की तलाश में आने लगे। दूसरी स्थिति यह हो गई कि बाहर जो संचार के साधन हैं, इनकी जो सुविधाजनक स्थिति है, तो उससे भी क्या हो गया कि धीरे धीरे शहर की ओर पलायन बढ़ना शुरू हो गया। इसके अलावा मुझे एक कारण और ये नज़र आता है कि उन भाषाओं के प्रति एक थोड़ा हीनता का बोध भी लोगों में, अपनी उस बोली के प्रति। पाठ्यक्रम का जो माध्यम है वो हिंदी है, तो हिंदी की ओर ज़्यादा ध्यान है। तो जो गढ़वाली या जो मैं कुमाऊनी की बात करती हूँ, तो बोल चाल में ये धीरे धीरे कम हो रही है। भले लिखित साहित्य इनका बढ़ रहा है, लेकिन ये जो पलायन है या जो कहीं कहीं एक हीनता बोध भी आता है, या जो हिंदी के पाठ्यक्रम की भाषा होना है, या संचार के साधनों के माध्यम से अन्य भाषाओं से जो जुड़ाव है, तो उससे कहीं ना कहीं ये संकट मुझे गढ़वाली पर दिखाई देता है। और जो दूर दराज के क्षेत्र वहाँ अभी भी उस रूप में है, लेकिन जो हम लोग शहरों की ओर आ गए हैं, उस वजह से लग रहा है कि जो ये 30 लाख से ज़्यादा बोलने वाले हैं, धीरे धीरे ये संख्या कम होती चली जा रही है। तो ये भाषा पे एक बड़ा संकट है। जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं, मैं इसके बाद अगला सवाल कमलापन जी से वही पूछने वाला हूँ
कि कमलापन जी, जो हमारा कुमाऊं अंचल है, वहाँ पर हमारा जो भूटांतिक समुदाय रहता है, सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है और अब तो बहुत भौतिक रूप से भी बहुत समृद्ध हो गया है, लेकिन वहाँ बहुत बड़ा भाषाई संकट हमको नज़र आता है। आपको क्या लगता है कि कुमाऊं अंचल में जितनी भाषाएं जिनकी आपने पहले भी चर्चा की, उनमें ये जो भूटांतिक समाज हमारा है, इसकी जो भाषाएं हैं, जिनमें थारू बोक्सा जो जनजातीय भाषाएं हैं, ये किस स्थिति में आप पाती हैं? अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं ना, ये हम भारोपीय परिवार की भाषाओं की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कुमाऊं में कुछ जगह ऐसी है जहाँ, जैसे धारचूला है, तिब्बत बर्मी भाषा है, क्योंकि उनका तिब्बत से व्यापार चलता रहा, तो उनकी बोली का एक शब्द भी आप नहीं समझ सकते हो। अच्छा। मैं जब पहली बार स्कूल देखने गई थी, उसके ऊपर नारायण आश्रम तकलाकोट और उसके बीच में, तो बच्चे सब बैठ के पढ़ रहे थे, तो हिंदी की किताबें रखी हैं सामने, बच्चे पढ़ रहे हैं हिंदी जैसा जितना वो पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब मैंने उससे बच्चे से पूछा तुम्हारी किताब कहाँ है, तो है बोला है, मतलब वो हिंदी पढ़ रहा और मैं हिंदी में ही बोल रही हूँ, तो वो है, तो वो झट से मुझे याद आता, वो जो टीचर थी वो बोली कि लिपिन खले, लियत खले, उनने मतलब बिल्कुल आप एक शब्द। फिर वो पानी लाई, तो मैंने कहा नहीं, पानी को बहुत ठंडी जगह थी, पानी नहीं पीना है, तो झट से उससे बोली थी मतम, पानी नहीं पियेंगे, थी माने पानी, म माने नहीं, तुम माने पीना। तो तुम ये मत समझो कि वो वाली बोली, वो अभी भी वो लोग चाहे जितने बड़े पदों पर हों, चाहे जहाँ भी हों, लेकिन उन लोगों ने अपनी बोली, अपना कल्चर, अपनी भाषा सब बिल्कुल सुरक्षित रख रखी, उस पर कोई संकट नहीं है। ये और बात है कि उनके पास लिपि जो है, जो देवनागरी है, उसमें वो बहुत अच्छी तरह से लिखी नहीं जा सकती, क्योंकि इस तरह के उनके फोनीम्स इस तरह के हैं, इनके मॉर्फीम्स इस तरह के हैं, वो हिंदी में अभिव्यक्त नहीं होते, फोनेटिक्स का संकट। ठीक है, लेकिन वोकल उन्होंने अपना काफ़ी सुरक्षित रखा है। इधर मैं देख रही हूँ कि नृप सिंह नपलचाल हैं, अजय नबियाल हैं, ये लोगों ने प्रयास कर रहे हैं कि उसको रंग संस्कृति को, रंगो नहीं है वो, रंग संस्कृति को और उस जो भाषा उनकी तिब्बत बर्मी बोली जो है उसको सुरक्षित किया जाए। तो उस बोली का तो ठीक ठाक है, लोग भी संपन्न हैं, वो जब भी जाते हैं इकट्ठा जाते हैं गाँव में, अपना सारा करते हैं, वहाँ भी सब संपन्न लोग उन्होंने अपना ठीक कर रखा है। लेकिन इधर मुंचारी की तरफ उनका जो उनका तो व्यापार एकदम बंद हो गया, उनकी बोली मिक्स है, बागेश्वर से भी मिलती है, भोटी से मिलती है, उस बोली पर काफ़ी संकट है, क्योंकि वहाँ के लोग जो है उनका अपना कोई बोली का संगठन नहीं है। जोहार, जिसको जोहारी बोली, जोहारी बोली अब एक तरह से मिट सी गई है, जा रही है, क्योंकि मेरा तो बहुत नज़दीक का संपर्क मुंशारी में बहुत रही हूँ, तो वो मिट सी जा रही है। अब फिर नीचे आइए, धारचूला से नीचे आइए, किमखोला एक जगह है धारचूला के पास, जौलजीबी के और उसके पास, वहाँ रहते हैं बनरौत, वो संख्या में ही 300-400 हैं, 5 गाँव में मिला करके 364 कुछ इतनी संख्या है उनकी। वो ओरिजिनली जो है किन्नरों के किरातों के वंशज हैं, तो उनकी बोली न तो हिंदी है, न कुमाऊनी है, न धारचूला वाली है। अब वो धीरे धीरे मिटते जा रहे हैं, तो वो भी जैसे हमारे गगन सिंह रजवार एक सिंगल आदमी था जिसने हाई स्कूल पास किया और यहाँ पर वो हो गए, तो उनकी बोली पर संकट है, क्योंकि लोग कम हो रहे हैं, उनकी जनसंख्या ही कम होती जा रही। फिर आप नीचे आ जाइए, खटीमा और इधर टनकपुर खटीमा के बेल्ट पर सितारगंज तक थारुओं का जो ओरिजिनल कल्चर है वो राजस्थानी है, उनकी बोली में सारे राजस्थानी के शब्द हैं, हिंदी है, उसमें कुमाऊनी का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। अच्छा, हिंदी वो भी राजस्थानी टच की। फिर आप और ऊपर आइए, भाबर रामनगर और हल्द्वानी के बीच की नैनीताल की तरफ, इधर की तरफ आइए, भोगसाज हैं, उनकी बोली में कुमाऊनी और हिंदी दोनों का टच है। अच्छा, तो ये जो 5 और जनजातियां हैं वहाँ पर, उनमें एक ही बोली ऐसी है जिन्होंने वोकली, मैं नहीं कहती उन्होंने बड़ा साहित्य रच रखा या वो कोई शब्दकोश बना रखा है, कोशिश कर रहे हैं वो लोग भी अब, क्योंकि हमारी पहचान हमारी भाषा है। बिल्कुल।
तो वो अपनी पहचान, मतलब अपनी बोली को ख़त्म करने का मतलब, भाषा को ख़त्म करने का मतलब है कि हम अपना ही अस्तित्व ख़त्म कर रहे हैं। तो इधर वो लोग प्रयास करें, वो तो मुझे लगता है कि बचेगी। अच्छा, बाकी पर संकट है। बाकी पर संकट है। दूसरी बात ये है कि अभी आप कह रहे थे कि क्या स्थिति है इन सब भाषाओं की, इनमें से तो इतना तो मैंने आपको बता दिया। जो कुमाऊनी की और भाषाएं हैं और बोलियों का जो स्वरूप है, तो वो भी धीरे धीरे मिट रहा है, क्योंकि अब इतनी हिंदी इतनी फैल चुकी है। और दूसरा जो ये इधर आया ना, टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं, मीडिया, उसने हिंदी को इतना बिगाड़ दिया है, तो बोली भाषाएं तो क्या रहेंगी। अब लोग मजाक करते हैं, एक शब्द हिंदी का लगाते हैं, एक कुमाऊनी का लगाएंगे, एक कुछ और लगाएंगे। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, मतलब इतना दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपको कुछ अंदाज, मतलब मखौल हो गया वो। उससे बोली सुरक्षित रहने के बदले विकृत हो रही है। विकृत हो रही है। बहुत बड़ा संकट, बहुत बड़ा संकट है ये। कमलापंत जी, ये जो बोली की विकृति की आप बात कर रहे हैं, ये तो हम सबसे पहले तो हम हिंदी में ही इसको देख रहे हैं। तो आपने ठीक कहा कि जब हिंदी जो मेन स्ट्रीम की हमारी भाषा है, जो राजभाषा है, उसमें ये स्थिति है, तो फिर लोक भाषाओं की तो क्या बात करनी। लेकिन बीना बैंजवाल जी, जिस तरफ कमलापंत जी संकेत कर रही थी कि कुछ भाषाएं वोकल रूप में संरक्षित हैं और उम्मीद है कि वो रहेंगी, लेकिन साहित्य सृजन, किसी भाषा में लिखा जाना, किताबें आना, शब्दकोश की कमला जी आपने चर्चा की, वो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। गढ़वाली, आप तो हिंदी और गढ़वाली दोनों भाषाओं में लिखती पढ़ती रही हैं, और गढ़वाली, हिंदी और अंग्रेजी शब्दकोश की तो आप बाकायदा उसकी निर्मात्री भी रही हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि गढ़वाली में जो साहित्य सृजन है, प्रकाशन है, उसकी क्या स्थिति है? गढ़वाली में साहित्य सृजन की जहाँ तक बात है जी, तो बहुत मतलब आशान्वित करने वाली बात मैं कहूँगी कि मतलब सैकड़ों तो काव्य संग्रह आ चुके हैं, कहानी संग्रह आ चुके हैं, लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा उपन्यास आ चुके हैं। इसके अलावा नाटक है और भी जो विधाएं हैं वो गढ़वाली साहित्य में है। और ये बहुत खुशी की बात है कि अन्य विधाओं पर भी लगातार लिखा जा रहा है जी। समीक्षात्मक ग्रंथ आ रहे हैं, व्यंग्य पर रचनाएं आ रही हैं, लघु कथाएं आ रही हैं, यहाँ तक कि यात्रा वर्णन भी गढ़वाली में आ रहे हैं। तो जहाँ तक लेखन की स्थिति है, सभी विधाओं में काम हो रहा है और समीक्षात्मक ग्रंथ हैं, अनुवाद बहुत ज़्यादा गढ़वाली में किया जा रहा है। तो ये तो विभिन्न विधाओं में लेखन की बात हुई। पहले कविताएं ज़्यादा लिखी जाती थी, अब सभी विधाओं पर है। जहाँ तक प्रकाशन की बात है, तो मुझे लगता है कि 1000 से ज़्यादा जो पुस्तकें हैं वो प्रकाशित हो चुकी हैं बहुत बड़ी गढ़वाली में। बहुत अच्छा। और अभी शब्दकोश की बात दीदी भी बता रही थी, तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि जयलाल वर्मा जी, जिन्होंने सबसे पहले गढ़वाली में शब्दकोश बनाया था, उसके बाद मालचंद लोमोला जी, फिर हमारा शब्दकोश आया, फिर गढ़वाल सभा से आया, और उसके बाद आते जा रहे हैं शब्दकोश। तो शब्दकोशों की दृष्टि से भी गढ़वाली समृद्ध हो रही है और अन्य विधाओं की दृष्टि से भी समृद्ध हो रही है। और अभी मुझे लगता है कि कोरोना काल में जो ऑनलाइन जो कार्यक्रम हुए हैं, उनके माध्यम से भी एक मतलब बहुत आशाजनक स्थिति मुझे नजर आती है कि गढ़वाली लेखन की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से, इन विधाओं की दृष्टि से, शब्दकोशों की दृष्टि से समृद्ध हो रही है और लगातार इसमें रचनाएं भी प्रकाशित हो रही हैं। जी, मुझे लगता जी। है। आपको बातचीत में ये वाला पक्ष बड़ा उम्मीद जगाने वाला रहा कि आप पढ़ कितने लोग रहे हैं, ये जरूर एक सवाल है, पर लिखा जा रहा है और वो प्रकाशित हो रहा है, तो कम से कम इस बहाने भाषा दर्ज तो हो रही है, ये बहुत बड़ी बात है। पर कमलापंत जी, आप तो भाषाविद भी हैं, साहित्य से भी लगातार जुड़ी रही हैं और तमाम सामाजिक आंदोलनों में भी आपकी भूमिका रही है। इस नाते आपके पास ज़मीनी अनुभव ज़्यादा है बनिस्बत किताबी अनुभव के। ये सवाल मैं स्पेशली आपके लिए लाया हूँ कि नई शिक्षा नीति में भी स्थानीय भाषाओं पर बड़ा जोर दिया गया है। अगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें और वही चिंताएं जिनका अभी आप संकेत कर रहे थे, इनसे जोड़कर अगर आप देखें उसको, खासकर जो प्राथमिक स्तर पर स्थानीय भाषाओं में पाठ्यक्रम लाने या स्थानीय भाषाओं को पढ़ाने की बात है, उसको प्रैक्टिकली हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसका क्रियान्वयन कैसे हो कि कम से कम हमारी ये जो भाषाएं संकट में हैं ये संरक्षित हों और नई पीढ़ी कम से कम उनसे परिचित तो हो।
जब पहली नई शिक्षा नीति बनी थी 1986 में, 86 में भी ये कहा गया था कि बच्चे को स्कूल के बाहर के जीवन से भी जोड़ा जाए, उसकी बोली भाषा को में ही उसको पढ़ाया जाए। देखो, दो बिल्कुल विरोधाभासी बातें हैं। ठीक है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि बच्चे को उसी की मातृभाषा में ही पढ़ाया लिखाया जाए, ठीक है। दूसरी ओर आपके पास त्रिभाषा सूत्र है। त्रिभाषा सूत्र में आपने कहीं स्थानीय बोली को स्थान नहीं दिया, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी। तो सिद्धांततः कहना एक बात है और प्रैक्टिकली आपके पास नियम है, कानून है, आपके पास त्रिभाषा सूत्र है, लागू जारी, लेकिन आपके क्रियान्वयन करने वाले वो आपका नहीं कर रहे हैं। मैं थोड़ी सी लीक से हटके तुम्हें बात करना चाहूंगी। मैकॉले ने एक पैराग्राफ में इन सिंगल पैराग्राफ में अपनी शिक्षा नीति स्पष्ट कर दी। क्या करना है, यह शिक्षा क्यों हिंदुस्तानियों को शिक्षित क्यों करना है कि वो अंदर से तो अंग्रेज हो जाए, बाहर से चाहे हिंदुस्तानी दिखाई पड़े। हमारी सैकड़ों पेजों की नई शिक्षा नीति तब बनी थी, 86 में शिक्षा नीति बनी थी और 2005 में उसका क्रियान्वयन का आया। हाँ, 10 साल तो तुमने लगा दिए सिर्फ आपसी विचार विमर्श में। इन 10 सालों में जो हमने खोया, जो जिस कंफ्यूजन में रहे, उसका क्या होगा? उस भरपाई कहाँ से होगी उसकी भरपाई? अभी मैं देख रही हूँ, मेरे पास वो नई शिक्षा नीति फिर आई है। अभी मैं तुमसे कहती कि कानेतकर जी आए थे, 2.5 घंटे बोले। जब मैंने उनसे कहा कि आप तो जो 2 बातें कह रहे हैं, एक तो उन्होंने कहा संस्कृत शिक्षा हर जगह अनिवार्य होनी चाहिए, और दूसरी ओर वो कह रहे हैं कि मातृभाषाएं जरूर। अपनी भाषण में उन्होंने बोला, मैंने कहा आपने तो मेरे दिमाग में ना बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। तो उन्होंने जब पूरे 5 स्टेट्स की वर्कशॉप हुई थी शांति कुंज वहाँ हरिद्वार में, तो 1-2.5 घंटे का सेशन मुझे भी दिया था। कभी तुम उसको पढ़ना जो मैंने उनको लिख कर दिया था। मैंने कहा विरोधाभास, आप बैठ जो प्लानिंग जो करते हो ना, कुछ टीचर्स को भी तो बिठाओ जो पढ़ा रहे हैं। हाँ, ये चीज असली बात है। हाँ, सबसे ये जो पढ़ा रहा हूँ उनको तुम अब नई शिक्षा नीति से कहा होना, नीतियाँ तो कई हैं। देखो, नीति होना एक और बात है और उसका क्रियान्वयन दूसरी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह का भी जैसे अभी जो लोग अभी इस नीति और रीति से तो ज़्यादा अच्छा है, कुछ लोग जो व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक प्रयास कर रहे हैं। जैसे ये अपना हयात सिंह रावत ने पिछले 25 सालों से वो पहरू निकाल रहे हैं। पिथौरागढ़ से सरस्वती कोहली निकाल रही है, आदिली कुशली, और ये दामोदर जोशी देवांश निकाल रहे हैं, कुमगढ़, है ना। अभी जो है ये हेमपंथ जो है, इन्होंने एक बड़ा नया प्रयास किया है। ये मेर पहाड़ मेर पछाड़ करके कहाँ से कुमाऊनियों को ढूंढ के ला रहे हैं। बड़े बड़े पदों पर जो हैं, बड़ी उम्र के भी हो चुके हैं, जो हमेशा बाहर रहे हैं, वो भी ठेठ कुमाऊनी में बोल रहे हैं। वो चीज़ें प्रेरित करने वाली हैं बच्चे को कि अगर हम अपनी बोली भाषा को रखेंगे तो कभी हम भी इस तरह से पब्लिक के बीच में आएंगे। वो चीज़ें प्रेरित कर रही हैं बच्चों को नीति प्रेरित नहीं कर रही है। नीति का तो हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। तो अब लागू करना है तो त्रिभाषा सूत्र में तीसरी बोली, जैसे हम एक प्रयास करें, तुम उसमें शामिल हो, जैसे तुम्हारी मेरी बातचीत हुई थी कि हम कर रहे हैं कि जो नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं, लेकिन ये हमारा अपना व्यक्तिगत प्रयास है कि हर जिले की बोली में कुछ अंतर है। तो अगर बच्चा किसी बोली भाषा को सीखना चाहता है तो उसके लिए सबसे अच्छा माध्यम है, इंटरेस्टिंग माध्यम है लोक कथाएं। बहुत बढ़िया, वहाँ की लोक कथाएं आ जाएंगी। तो अभी मैंने बीना को भी इसके लिए प्रेरित किया कि तुम जहाँ की हो वहाँ की लोक कथाएं लाओ, उसी में वाचन करो अपनी भाषा में, उसका हिंदीकरण भी करेंगे और उसको ऑडियो विजुअल बनाएंगे, उसके पीछे उसका परिवेश भी होगा, सब होगा। तो ये एक तो ये काम हो रहा है। दूसरा मैंने कहा हेमपंत जी कर रहे हैं, ये मेरे पहाड़, उन्होंने एक किताब बहुत ही प्यारी लिखी है, घुघुती बसंती। उसका उद्घाटन भी मैंने पढ़ ली है, पिथौरागढ़ में हुआ था। तो उसका भी तो जो व्यक्तिगत प्रयास हो रहे हैं, मतलब लोगों के अंदर अपनी भाषा को बचाने का, अपनी अस्मिता को बचाने का वो तो पैदा बहुत बड़ी बात जज्बा हो रहा है। लेकिन अगर हम नीति के भरोसे बैठे रहेंगे ना, तो नीति कुछ नहीं कर रही।
बिल्कुल कम। देखो अब ऐसा, अब मैं तुम्हें एक छोटी सी बात और बताऊं। हमारे इंटीरियर के जितने स्कूल हैं उनमें सब टीचर प्लेन्स के हैं। आप बलिया, आजमगढ़, गोरखपुर के टीचर्स। अब उनसे तुम कल्पना कर सकते हो कि गढ़वाली पढ़ाएंगे वो? सही है। सोचो, प्रैक्टिकल बात है। अगर आपको बोलनी है लोकल, जो जहाँ का व्यक्ति है, आप अतिथि शिक्षक रख रहे हो, आप अनुदेशक रख रहे हो, तो उनको रखो ना जिनको बोली भाषा भी आती है, ताकि उनको चाहे आप कम मान दे दो, लेकिन एक एक पीरियड भी कर दो और एक पूरा क्लास लगा लो कि चलो भाई आज ये वाली कहानी सुनते हैं, आज ये वाला गीत गा लेते हैं, आज ये वाला नाटक कर लेते हैं। बोली भाषा कोई बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी है। बहुभाषिकता तो हमारा वो है, भारत की विशेषता है जी। और जो बच्चा जितनी भाषाएं सीख लेता है वो उतना ज़्यादा संवेदनशील होता है निश्चित रूप से। जो आपके बातचीत में जो सबसे बड़ा पक्ष उभर कर आया वो ये कि रीति नीति, सरकार और सरकारी प्रयास ये अपनी जगह हैं, असली जिम्मेदारी होती है समाज की और सामुदायिक रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको हम कहते हैं, सामुदायिक जिम्मेदारी, कि समाज अपनी भाषा को लेकर कितना सचेत है उसी पर निर्भर करेगा। बीना बेंजवाल जी, बहुत ही संक्षेप में मैं आपका जवाब चाहूँगा। कुमाऊनी के प्रयास तो आपने बताए, पहरू की आपने चर्चा की, कुमगढ़ की चर्चा हुई, मेयर पछाड़ वो जो हिमपंथ का आयोजन है, इस तरह के वहाँ पर, इसमें कोई दो राय नहीं कि वहाँ पर कुमाऊं अंचल में हमारे गंभीर प्रयास हो रहे हैं। गढ़वाल क्षेत्र में इस तरह का कोई प्रयास आपको ध्यान आता है? गढ़वाल क्षेत्र में भी भाषाओं के संरक्षण के लिए काम हो रहा है। अगर मैं समुदाय के आधार पर संस्थाओं की बात करती हूँ तो कलश संस्था है, धात संस्था है ये, और दिल्ली में उत्तराखंड लोक भाषा संस्थान है, तो बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। वहाँ पर तो मतलब गढ़वाली और कुमाऊनी की कक्षाएं भी चल रही हैं। तो मेरा मानना है कि संस्थाओं के माध्यम से भी कि लोक भाषाओं के संरक्षण का प्रयास हो रहा है। हिमालयी भाषाओं पर संकट है, लेकिन दूसरी ओर हम लोग उन भाषाओं के संरक्षण के लिए प्रयासरत हैं। गढ़वाली में भी धात पत्रिका, चिट्ठी पत्रिकाएं ये बहुत बड़ी भूमिका निभा रही हैं। नए लेखकों को तैयार कर रही हैं, नए रचनाकारों को तैयार कर रही हैं, और देश में नहीं विदेशों में भी अगर हम इन प्रयासों को बढ़ाना चाहते हैं तो जहाँ पर एक भाषाभाषी हैं या वो जो प्रवासी बंधु बांधव हैं वो आपस में मिलकर किसी तरह से वहाँ पर भी भाषाओं को प्रोत्साहन करें, चाहे वो सांस्कृतिक आयोजन हो रहा है, लोकगीतों का आयोजन हो रहा है, उसके माध्यम से भी भाषाओं को संरक्षण करने में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं और भविष्य में भी अदा कर सकते हैं। तो समुदाय व्यक्ति के साथ साथ समुदाय की भी बहुत बड़ी भूमिका है भाषाओं के संरक्षण में। जी, कमलापंत जी और बीना बेंजवाल जी, ये भाषा की चर्चा इतनी बृहद है कि इस पर अगर हम जाएं तो, लेकिन मैंने उसके लिए तो समय पर्याप्त होगा भी नहीं, लेकिन समय की अपनी एक सीमा है। आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। ये था हमारा आज का साहित्यिकी कार्यक्रम। अगली बार किसी नए विषय के साथ कुछ नए मेहमानों को लेकर आपके बीच आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।